फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है ईसोफेजियल स्ट्रक्चर। ईसोफेजियल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये कैसे कॉज होता है और उसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है और हमारी बॉडी में कैसे फैलता है, ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर आपको पता चलेगी। और अभी हम पढ़ रहे हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो अभी हम ईसोफेगस का डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है ईसोफेजियल स्ट्रक्चर। तो बिना किसी तरह के आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले हम ओवरव्यू देखेंगे कि इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, देन उसके बाद टाइप्स पढ़ेंगे, फिर ईटियोलॉजी और कोज, ये कैसे कोज होता है हमारे बॉडी के अंदर और ईसोफेजल के अंदर, ईसोफेगस के अंदर। पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, देन कॉम्प्लिकेशंस, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है बॉडी के अंदर, डायग्नोसिस कैसे करना है इसको, मैनेजमेंट क्या हो सकता है, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या हो सकता है, हेल्थ एजुकेशन फॉर प्रिवेंशन क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, ताकि जो हमारी लेटेस्ट आने वाली जो वीडियो है वो आपको तुरंत जल्दी से जल्दी मिले। ठीक है, तो चलिए इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। An esophagus stricture is an abnormal narrowing of the esophagus which lead to difficulty in swallowing dysphagia। ठीक है, ईसोफेजियल स्ट्रक्चर क्या होता है? एक ऐसी कंडीशन है जो कि हमारा जो ईसोफेगस है उसके अंदर एबनॉर्मल नेरोविंग हो जाती है, मतलब वो सिकुड़ जाता है। देखो मैं पिक्चर्स में बताता हूँ आपको। ये देखो पिक्चर, ठीक है। सबसे पहले ये देख लेते हैं हम, जो हमारी बॉडी है, ये बॉडी है पूरे ऑल ओवर बॉडी, और ये हमारा ईसोफेगस है। ठीक है, ये माउथ है, यहाँ से हमने कुछ खाया, ईसोफेगस में आता है, ईसोफेगस के बाद ये हमारे स्टमक में जाता है, फिर इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो क्या होता है कि हम जो भी खाते हैं वो यहीं पे रुक जाता है। ठीक है, और उस कंडीशन में जो हमारे ईसोफेगस है वो एसी हो जाती है, मतलब स्ट्रक्चर जो होता है ना वो ऐसे इन्फ्लामेशन हो जाएगा या नेरोविंग हो जाएगी हमारी ईसोफेगस की जो वुंड पाइप है वो। समझ रहे? ये हमारा स्टमक है, ये हमारा वो है ईसोफेजियल स्पिंस्टर है, देन ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया है स्टमक के अंदर। ठीक है, ये पहली इमेज है। देन सेकेंड इमेज देख लीजिए आप, ये हमारा स्टमक है, स्टमक के अंदर म्यूकोजल लाइनिंग, ये हमारा ईसोफेगस है। तो उसके अंदर ऐसे या तो देखो, या तो कैंसर का रूप ले लेगा वो, या फिर ये स्ट्रक्चर ऐसे बना लेगा। ठीक है, थर्ड इमेज में देख लीजिए आप, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, ये ऐसे नेरो हो जाता है, ये देखो। और जो बलून डायलेटर होता है उससे इसको फिर ठीक किया जाता है। ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे होता है, ये देखो, ये इसको ऐसे ठीक किया जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि ये हाँ, इट में अकर ड्यू टू क्रोनिक इन्फ्लामेशन, स्केरिंग एंड एक्सटर्नल कंप्रेशन। ठीक है, ये कैसे अकर होता है, कैसे कॉज होता है बॉडी के अंदर? ये जो ईसोफेगस होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसके कारण स्केरिंग और एक्सटर्नल कंप्रेशन जो होता है ना, उसके कारण भी ये हो सकता है। स्ट्रक्चर कैन बी बिनाइन, नॉन कैंसरस और मेलिग्नेंट ड्यू टू इसोफेजियल कैंसरस। ठीक है, जो स्ट्रक्चर होता है वो दो टाइप्स का होता है, नॉन कैंसरस भी हो सकता है और कैंसरस भी हो सकता है। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बिनाइन इसोफेजियल स्ट्रक्चर इन क्रोनिक गेस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। ठीक है, बहुत जो मोस्ट जो होता है इसोफेजियल स्ट्रक्चर, वो बिनाइन इसोफेजियल स्ट्रक्चर होता है। बिनाइन मतलब नॉन कैंसरस, और ये किसकी वजह से होता है? गेस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज के कारण होता है। ये देख लो आप इमेज में, ऐसे होता है ईसोफेजियल स्ट्रक्चर्स। और ये जो इमेज है वो गूगल से निकाली गई है। ठीक है, आप गूगल पे भी इसको सर्च कर सकते हो, गूगल पे भी देख सकते हो कि ये क्या होता है, और ये गूगल की इमेजेस है। ईटियोलॉजी एंड कोजेज में हम देखेंगे तो बिनाइन कोज हो सकता है, लाइक क्रोनिक जीआरडी हो गया तो उस कंडीशन में हो जाएगा। पोस्ट सर्जिकल और पोस्ट रेडिएशन जो होता है उसके कारण हो सकता है। और कोजिंग इन इंजेशन लाइक swallowing corrosive substances like acids और एल्कलासिस। ठीक है, इसके कारण भी हो सकता है। इन्फेक्शन इसोफेजाइटिस के कारण हो सकता है, स्पेशली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट जो होता है, लाइक जो एचआईवी और पीसीओडी, लाइक, और जो एड्स होता है उससे जो सफ़र कर रहे होते हैं। पीसीओडी में तो कम ही होता है, लेकिन एचआईवी वाले जो पेशेंट होते हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। ड्रग इंडक्ट इंजरी के कारण हो सकता है, लाइक प्रोडोंग कॉन्टेक्ट ऑफ टेबलेट लाइक डॉक्सीसाइक्लिन और बिस्फो
फॉस्फेट, ठीक है, इसके कारण हो सकता है। और ओसिनोफिलिक इसोफेजाइटिस हो सकता है, लाइक एलर्जिक इन्फ्लामेशन डिसऑर्डर ऑफ इसोफेगस, ठीक है, इसोफेगस के अंदर एलर्जी इन्फ्लामेशन डिसऑर्डर हो सकता है, उसके कारण जो होता है ओसिनोफिलिक इसोफेजाइटिस, उसके कारण भी देखने को मिल सकता है हमारा क्या इसोफेजल स्ट्रिक्चर्स। देन मेलिग्नेंट कोस लाइक इसोफेजस कार्सिनोमा, तो ट्यूमर इन्वेजन एंड नेरोविंग, ठीक है, ट्यूमर के कारण भी ये हो सकता है, इन्वेजन वहाँ पे डेवलप हो सकता है और उसके कारण नेरोविंग भी हो सकता है। एक्सटर्नल कंप्रेशन लाइक लेयर इनलार्जमेंट लिम्फ नोड, जो लिम्फ नोड होता है उसमें इनलार्जमेंट हो जाता है उस कंडीशन में हमें देखने को मिल सकता है। और ओरोटिक एनोरिज्म जो होता है उसके कारण भी देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ मेडियस टाइनल ट्यूमर, ठीक है, उसके कारण भी हमें देखने को मिल सकता है इसोफेजल स्ट्रक्चर। पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं तो क्रोनिक इरिटेशन एंड इंजरी ऑफ इसोफेगल म्यूकोसा, ठीक है, म्यूकोसा के अंदर क्रोनिक इन्फ्लामेशन या क्रोनिक इरिटेशन कोज हो सकती है। देन उसके कारण इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होने लग जाएगा। फिर म्यूकोजल अल्सरेशन एंड फाइब्रोसिस होने लग जाएगी। देन उसके बाद कोलेजन डिपोजिशन हो जाएगा, स्कार टिश्यू फॉर्मेशन होगा, देन प्रोग्रेसिव फाइब्रोसिस, देन नेक्रोसिस हो जाएगा। नेक्रोविंग को स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं। Narrow lumen cause obstruction and passage of food and liquid, leading to dysphagia and regurgitation, ठीक है, जिसके कारण क्या हो जाएगा डिस्फेजिया, डिस्फेजिया मतलब गीलने में निगलने में प्रॉब्लम होना, उसको डिस्फेजिया बोलते हैं। और रिगर्जिटेशन हो सकता है, रिगर्जिटेशन। फ्लो चार्ट के माध्यम से हम देखते हैं तो इंजरी और इन्फ्लामेशन के कारण क्या हो जाएगा, हीलिंग बाय फाइब्रोसिस, फाइब्रोस को बढ़ाएगा, स्कार टिश्यू फॉर्मेशन होगा। देन नर्विंग ऑफ ल्यूमन जो होती है हमारी अंदर वाली लेयर इसोफेगस की, उसमें ल्यूमन जो होती है वो नेरोविंग होने लग जाएगी। देन डिस्फेजिया हो जाएगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन साइन एंड सिम्टम्स में देखते हैं तो ईयरली सिम्टम्स लाइक डिफिकल्टी स्वेलिंग, मतलब निगलने में प्रॉब्लम हो जाएगी। सेंसेशन ऑफ फूड स्ट्रिकिंग इन चेस्ट और थ्रोट, ठीक है, सेंसेशन हो जाएगा फूड स्ट्रिकिंग इन चेस्ट ऑफ थ्रोट्स में, इसमें हम देखने को मिल सकता है, मतलब ऐसा आपको सेंसेशन टाइप लगेगा चेस्ट में और थोरेक्स कैविटी जो होती है वो। प्रोग्रेसिव सिम्टम्स में रिगर्जिटेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है, रिगर्जिटेशन हो जाएगा अनडाइजेस्टेड फूड का। चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट व्हील स्वेलोविंग, ठीक है, चेस्ट पेन हो जाएगा और डिस्कम्फर्ट आपको फील होगा जब आप निगलोगे कुछ भी चीज, लाइक खाना खा रहे हो आप या फिर कुछ स्नैक्स में खा रहे हो, तो उस कंडीशन में हार्ट बर्न देखने को मिलेगा आपको। और यूनिन टेंशनल वेट लॉस ड्यू टू रेड्यूस इनटेक, ठीक है, वेट लॉस भी आपको देखने को मिल सकता है। एडवांस एंड कॉम्प्लिकेटेड केस के अंदर एस्पिरेशन हो सकता है, लाइक फूड इंटरिंग एयरवे, ठीक है, एस्पिरेशन मतलब ये होता है कि आप कुछ भी खा रहे हो तो वो आपको रिफ्लेक्ट मारेगा और जो आपको जो लंग्स है उसमें भी जाने के चांसेस है। कफिंग और चोकिंग वाइल ईटिंग, ठीक है, कफ होने लग जाएगा आप खाओगे तब उस टाइम पे। माल न्यूट्रिशन और डिहाइड्रेशन होने के चांसेस है। कॉम्प्लिकेशंस, कंप्लीट इसोफेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, जिसके कारण आप कुछ नहीं कर पाओगे, ना कुछ खा पाओगे ना कुछ कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है और आपकी जो इसोफेगस है वो पूरी नेरोविंग हो जाएगी, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो जाएगा। एस्पिरेशन निमोनिया, ठीक है, एस्पिरेशन निमोनिया के अंदर जो हमारा लंग्स होता है उसके अंदर भी जा सकता है जो भी हम खा रहे हो। माल न्यूट्रिशन एंड वेट लॉस देखने को मिल सकता है। माल न्यूट्रिशन कैसे, क्योंकि हम कुछ खा ही नहीं पाएंगे तो हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे, और वेटलेस होने के चांसेस है। इसोफेजियल अल्सरेशन और ब्लीडिंग देखने को मिल सकता है, और परफोरेशन लाइक लेयर और आफ्टर डायलेशन परफोरेशन देखने को मिल सकता है। डायग्नोसिस करेंगे कैसे करेंगे, तो हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जाम से हम डायग्नोस कर सकते हैं, लाइक प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया, सॉलिड या लिक्विड कुछ भी खा के चेक कर सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ GERD देख सकते हैं, पॉजिटिव सॉरी कोस्टिक इंजेक्शन और प्रीवियस इसोफेजियल सर्जरी तो नहीं हुई है कोई, ये सारी चीज़ें हम फिजिकल एग्जाम और हिस्ट्री के अंदर देखेंगे। इन्वेस्टिगेशन चार्ट के अंदर बेरियम सेलोवे एक्सरे कराएंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि नेरोविंग है या नहीं है। अपर GI एंडोस्कोपी करवा सकते हैं, और इसोफेजियल मेनोमेट्री करवा सकते हैं, जिससे इसोफेजियल मोटिलिटी पता लग जाएगी। CT स्कैन और MRI से हम पता कर सकते हैं कि ये मेलिग्नेंट और बिनाइन ट्यूमर तो नहीं है वहाँ पे।
मैनेजमेंट के अंदर मेडिकल नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट में एसिड सप्रेशन थेरेपी लाइक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देंगे, जिसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, ओमेप्रोजोल पेंटाप्रोजोल। H2 ब्लॉकर्स लाइक रिनिटिडिन और फॉर्मेटिडिन हम देंगे, जो हिस्टामिन ब्लॉकर्स होते हैं, जिसको हमें एसिड जो सिक्रीट हो रहा है उसको इनहिबिट करता है। और सुक्राफेट देंगे लाइक म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट्स जो होते हैं उसको। और एंटीबायोटिक्स फॉर इन्फेक्शन सस्पेक्टेड, अगर एंटीबायोटिक दे सकते हैं अगर इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के अंदर सॉफ्ट एंड लिक्विड डाइट देंगे और इंटरल फीडिंग इफ सीवियर, अगर सीवियर कंडीशन है तो हम इंटरल फीडिंग करवाएंगे, लाइक ट्यूब होती है उसको इंजेक्ट किया जाता है अंदर, फिर उससे फीडिंग कराते हैं। देन एंडोस्कोपी का और सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर एंडोस्कोपी डायलेशन करवाएंगे हम, जैसे मैंने आपको बताया था। देखो मैं बता देता हूँ आपको, ये देखो, ये एक एंडोस्कोपिकल वो होती है जिसमें एक बलून जो होता है वो डायलेट करता है, ठीक है। बलून तार का भी हो सकता है, काई का भी हो सकता है, जो डायलेट कर जाए, ठीक है, ऐसे हो जाता है, ये से डायलेट हो जाता है, फिर ये ओपन हो जाती है एयर पे हमारी, ठीक है। ग्रेजुअल स्ट्रेचिंग यूजिंग, ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, बलून डायलेट कर देता है। फिर हम डाइटरी मैनेजमेंट के अंदर देखेंगे तो सॉफ्ट और पर्ड डाइट जो होता है वो देंगे, स्मॉल फ्रिक्वेंट मील देंगे, अवॉइड ड्राई टफ टफ और कोर्स फूड हम अवॉइड करेंगे, लाइक ड्राई फूड नहीं देना है। और इनकरेज एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक ड्यूरिंग मील, ठीक है। खाना खाते टाइम जो पानी की जो रिक्वायरमेंट है, जो फ्लूइड की रिक्वायरमेंट है वो भी हम पूरा करेंगे। लाइक क्या, जो सब्जी होती है वो सूखी सब्जी नहीं देंगे हम, जो लिक्विड मतलब थोड़ी सी जो लिक्विड सब्जी होती है वो देंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें। देन नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर असिस्मेंट करेंगे, मॉनिटर सोल्विंग डिफिकल्टी पेन रिकर्जिटेशन, असिस्मेंट न्यूट्रिशनल स्टेटस हम चेक करेंगे, लाइक बॉडी वेट, बीएमआई और हाइड्रेशन। बीएमआई मतलब बेसल मोटेबल बेसल सॉरी बॉडी मास इंडेक्स, ये जो होता है वो। और रिकॉर्ड इनटेक एंड आउटपुट चार्ट हम करेंगे। इन्वेस्टिगेशन के अंदर इंकरेज स्मॉल सेलो बाइट एंड थ्रो चर्विंग, ठीक है। जो मतलब जो हम दे रहे हैं खाना वो बहुत छोटे अमाउंट में देना है। प्रोवाइड सेमी सॉलिड और लिक्विड डाइट, ठीक है, सेमी सॉलिड मतलब पूरा सॉलिड ना हो जो भी हम खिला रहे हैं, और लिक्विड डाइट हो। एडमिनिस्ट्रेशन प्रिस्क्राइब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर एंड अदर मेडिकेशन, ठीक है। मॉनिटर फॉर एस्पिरेशन, एस्पिरेशन को मॉनिटर करना है, लाइक कफ तो नहीं हो रहा है खाते टाइम, ये सारी चीज़ें। कफ का मतलब यही है, जैसे आप कभी भी कुछ खा रहे हो तो एकदम से आपको कफ नहीं हो जाता, एकदम से खांसी चलने लग जाती है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, जो ईपीग्लोटिस होता है हमारा वो मतलब अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है, और खाना विंड पाइप की जगह वो हमारे ट्रेकिया में चला जाता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं जा पाता, थोड़ा सा जाता है, तो इसलिए हमें एकदम से खांसी चलने लग जाती है, कफ होने लग जाता है। एजुकेट अबाउट पोस्चर, पोस्चर के बारे में एजुकेट करना है, लाइक खाना खाते टाइम अपराइट में बैठना है। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट ड्यू टू एंजाइटी फ्रॉम सॉल्विंग डिफिकल्टी, अगर उनको खाने में दिक्कत हो रही है तो उनको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है कि ये ठीक है, छोटी मोटी बीमारी है, ठीक हो जाएगी, आप अच्छे से कोई दिक्कत ना लें। पोस्ट एंडोस्कोपिक केयर कराना है, लाइक मॉनिटर फॉर चेस्ट पेन, ब्लीडिंग एंड परफोरेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें चेक करना है आपको। हेल्थ एजुकेशन प्रिवेंटिव मेजरमेंट के अंदर ईयरली ट्रीटमेंट कराना है जीईआरडी का, लाइक क्रोनिक और एसिडिक इंजरी हो रही है ज़्यादा मात्रा में, तो इससे प्रिवेंट भी कराता है जीईआरडी, अगर आपने जल्दी से ट्रीटमेंट करा लिया तो। नहीं तो उसके कारण अभी जो हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ईसोफेजियल स्ट्रक्चर, वो भी हो सकता है। अवॉइड कॉस्टिक सब्सटेंस एंड कीप देम आउट ऑफ चिल्ड्रन रीच, ठीक है, कॉस्टिक सब्सटेंस को अवॉइड करना है। और अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल, फॉलो प्रॉपर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, जो मेडिकेशन है वो अच्छे से आपको लेना है, ये आपको उनको एजुकेट करना है पेशेंट को, ये नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर भी आता है, हेल्थ एजुकेशन के अंदर भी आता है। रेगुलर फॉलो अप फॉर पेशेंट विद रिकरेंट सिम्टम्स, ठीक है, अगर रिकरेंट सिम्टम्स हो रहे हैं, वापस से जीईआरडी के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो पेशेंट को बोलना है कि आप फॉलो अप के लिए आएँ और डॉक्टर्स को दिखाएं, ये सारी चीज़। देन थैंक यू गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और एक कमेंट जरूर करें ताकि हमें पता चल जाए कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा या नहीं लगा। थैंक यू।